नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की शायद सबसे विनाशकारी महामारी की। एक ऐसी तबाही जिसने यूरोप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है ब्लैक डेथ के आने की। सोचिए, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी। नहीं, ये तो जैसे इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए बिल्कुल कोई भी तैयार नहीं था, और इसने समाज की जड़ों को, उसकी नींव को हिलाकर रख दिया। चलिए एक सफर पर चलते हैं, उस दौर में जब सब कुछ ठीक था, जब जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी और भविष्य सुनहरा नजर आता था। 14वीं सदी की शुरुआत यूरोप के लिए कह सकते हैं एक उम्मीदों भरा दौर था। हर तरफ एक पॉजिटिव माहौल था। शहर बड़े हो रहे थे, बिजनेस फल फूल रहा था और आम लोगों को लग रहा था कि उनका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। मतलब एक जिंदा दिल और भागती दौड़ती दुनिया थी। लेकिन इसी चहल पहल, इसी तरक्की के बीच एक बिन बुलाया मेहमान, एक अनदेखा मुसाफिर भी अपनी जगह बना रहा था। एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, पर वो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता था। देखिए, इतनी बड़ी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक आम इंसान की नज़र से देखना। तो चलिए मिलते हैं मार्को से, एक छोटा सा व्यापारी जिसका सपना बस इतना था कि वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसे क्या पता था कि उसकी कहानी आने वाले वक्त में लाखों लोगों की कहानी बन जाएगी। तो असली विलेन कौन था? ये था यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया। ये वो छिपा हुआ दुश्मन था जो मध्य एशिया से चला था सिल्क रूट पकड़कर। और इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या था? चूहे, और चूहों पर पलने वाले पिस्सू। उन दिनों जो ट्रेड वाले बड़े बड़े जहाज होते थे ना, वो इन चूहों के लिए 5 स्टार होटल जैसे थे। तो बस ये छिपा हुआ कातिल कीमती सामान के साथ ही सफर कर रहा था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। साल है 1347। मार्को का जहाज जेनुआ के पोर्ट पर लगता है। जहाज लदा हुआ है कीमती मसालों से, शानदार कपड़ों से, मतलब अमीरी और तरक्की का सिंबल। लेकिन उसी जहाज पर सवार थी मौत, खामोश, अदृश्य और सबसे बेखबर। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोच कर देखिए, पहला दिन सब नॉर्मल। तीसरे दिन तक जहाज के क्रू मेंबर्स एक एक करके बीमार पड़ने लगे। सिर्फ 7 दिनों के अंदर मौतें होने लगी। और 10वें दिन तक पूरा का पूरा जिनोआ शहर खौफ में था। ये बीमारी नहीं थी, ये जंगल की आग थी। ये बदलाव कितना डरावना रहा होगा। वो शहर जो कुछ ही दिन पहले जिंदगी से गुलजार था, जिसके बाजारों में रौनक थी, गलियों में भीड़ थी, वो अब एकदम वीरान हो गया था। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर गया था। अब वहां जिंदगी के शोर की जगह सिर्फ मृतकों के लिए बजने वाली चर्च की घंटियों की आवाज थी। मार्को जैसे आम लोगों ने अपने परिवार को बचाने के लिए जो बन पड़ा वो किया। उसने अपनी पत्नी एलिसा और बच्चों को घर में बंद कर लिया। सोचा कि शायद वो बच जाएंगे। लेकिन ये बीमारी बहुत चालाक थी। हवा से, छूने से, हर तरह से फैल रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि इससे बचना कैसे है। देखिए, ये बीमारी सिर्फ जिस्मों को नहीं मार रही थी, ये तो पूरे समाज के ताने बाने को, उसकी आत्मा को खत्म कर रही थी। हर तरफ सिर्फ डर और शक का माहौल था। तो फिर इसका नाम ब्लैक डेथ या काली मौत क्यों पड़ा? वजह थे इसके खौफनाक लक्षण। तेज बुखार, गर्दन और बाकी हिस्सों में दर्दनाक सूजन, और सबसे डरावनी चीज स्किन पर पड़ने वाले काले काले धब्बे। ये असल में अंदरूनी ब्लीडिंग का साइन थे, और इन्हीं काले धब्बों की वजह से इसे ये भयानक नाम मिला। उस वक्त की मेडिकल साइंस इस बीमारी के आगे पूरी तरह से फेल हो गई थी। किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास इसका कोई इलाज नहीं था। और जब साइंस और लॉजिक काम करना बंद कर देते हैं, तो लोग क्या करते हैं? वो इसे भगवान से जोड़ देते हैं। इसे ईश्वर का दिया हुआ दंड कहा जाने लगा। और इसका असर क्या हुआ? समाज अंदर से खोखला होने लगा। भरोसे की जगह डर ने ले ली। लोग अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों तक से खौफ खाने लगे। व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। खेत खाली पड़े थे, मतलब अकाल का खतरा सिर पर था। ये आग जिनुआ तक ही नहीं रुकी। नहीं, ये तो पूरे महाद्वीप में फैलने लगी थी, और इसकी लपटों से कोई नहीं बच सका। अब हमारी कहानी में एक और शख्स आता है, गुलियानो। वो एक आम किसान था, और उसकी कहानी ये बताती है कि ये तबाही सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। ये बीमारी ट्रेड रूट्स के जरिए दूर सुदूर गांव तक पहुंच चुकी थी, और वहां
वहां तो लोगों के पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। और जब गुलियानो का छोटा भाई बीमार पड़ा तो उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली, कोई भी नहीं। डॉक्टर्स या तो खुद मर चुके थे या डर के मारे कहीं छिप गए थे। ये एक ऐसी बेबसी थी जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था मानो प्लेग ने जिंदगी के हर कोने पर अपना कब्जा कर लिया हो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस दौर के एक ऐसे इंसान के हैं जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। इससे ये पता चलता है कि ये कोई दूर की आफत नहीं थी बल्कि एक ऐसी डरावनी हकीकत थी जो हर इंसान के चेहरे पर उसकी आंखों में उतर आई थी। और ये तो बस उस तबाही की शुरुआत थी जो आने वाली थी। ये बीमारी किसी बिजली की रफ्तार से फैली। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर ये इटली के बंदरगाहों से शुरू होकर पूरे के पूरे महाद्वीप में फैल गई। जो व्यापार के रास्ते कभी दौलत और खुशहाली लाते थे, अब वही रास्ते मौत बांट रहे थे। मार्को जैसे कई व्यापारी थे जिन्होंने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। वो एक शहर से दूसरे शहर जाते और देखते कि कैसे प्लेग उनके पीछे पीछे आ रहा है। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इस अदृश्य दुश्मन से छिपने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। सच तो ये था कि दुश्मन हर जगह था, हवा में, पहने हुए कपड़ों में और सबसे बढ़कर चूहों और उन पर पलने वाले पिस्सुओं में। व्यापारिक जहाज़ों से लेकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों तक हर कोई अनजाने में इस मौत को फैला रहा था। चारों तरफ सिर्फ दहशत का माहौल था। जैसे जैसे डर बढ़ता गया, इंसानियत के जो रिश्ते थे वो एक एक कर टूटने लगे। गुलियानो की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। जब उसके भाई की कुछ ही दिनों में मौत हो गई तो पूरे गांव में ऐसी दहशत फैली कि डर इतना हावी हो गया कि लोग अपने बीमार माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि बच्चों को भी अकेला छोड़ने लगे। प्यार और परिवार, ये सारे बंधन जैसे एक झटके में टूट गए। समाज का जो ताना बाना था वो पूरी तरह से बिखर गया था। जहां पहले समुदाय हुआ करता था वहां अब अलगाव था। जहां विश्वास था वहां अब हर किसी पर शक था। और जहां परिवार था वहां अब सिर्फ अकेलापन और परित्याग था। ये एक लाइन उस पूरे दौर की सच्चाई बयां कर देती है। डर और अज्ञान, इन दो चीजों ने मिलकर इंसानियत को इतना कमजोर कर दिया था कि लोग खुदगर्ज और क्रूर हो गए थे। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। देखिए, जब डर और कन्फ्यूजन का माहौल होता है ना, तो इंसान अक्सर अपनी मुसीबतों का ठीकरा फोड़ने के लिए किसी को ढूंढने लगता है। इसे ही कहते हैं बलि का बकरा बनाना। और उस वक्त इसने एक बहुत ही हिंसक और खतरनाक रूप ले लिया था। इस डर का सबसे भयानक नतीजा यहूदी समुदाय को भुगतना पड़ा। झूठी अफवाहें उड़ाई गईं कि वो कुओं में जहर मिला रहे हैं, और नतीजा भयानक नरसंहार। पूरी की पूरी बस्तियां जला दी गईं। डर ने इंसान के अंदर छिपे सबसे बुरे शैतान को जगा दिया था। प्लेग का असर सिर्फ लोगों की जान पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। जरा सोचिए, उस अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा जहां खेतों में फसल काटने वाला कोई न बचा हो या शहरों में सामान बनाने वाले कारीगर ही ना हो। यूरोप पहली बार इस भयानक सवाल से जूझ रहा था। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सब कुछ ढह रहा था। मजदूरों की कमी हुई तो उत्पादन रुक गया, उत्पादन रुका तो व्यापार ठप हो गया, और जब व्यापार ठप हुआ तो महंगाई आसमान छूने लगी और भुखमरी का खतरा पैदा हो गया। एक संकट दूसरे संकट को जन्म दे रहा था। अब सोचिए, जब चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर हो तो भगवान पर यकीन कैसे बनाए रहें? प्लेग ने लोगों की आस्था और उनके विश्वास को भी झकझोर कर रख दिया था। लोगों का विश्वास टूट रहा था। प्लेग से पहले उन्हें ईश्वर पर अटूट भरोसा था कि वो उनकी रक्षा करेगा। लेकिन जब प्रार्थनाएं अनसुनी होने लगीं तो उस विश्वास की जगह डर, निराशा और अंधविश्वास ने ले ली। इस निराशा से बचने के लिए लोग अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। कुछ लोग और भी ज्यादा धार्मिक हो गए तो कुछ ने शराब में सुकून ढूंढा। कई लोग अजीब अजीब अंधविश्वासों में डूब गए। इन अलग अलग रास्तों ने समाज को अंदर से और भी ज्यादा तोड़ दिया। और मानो इतना सब काफी नहीं था, प्लेग ने जंग के मैदानों को भी नहीं बख्शा। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन था जो सरहदों के दोनों तरफ से लड़ रहा था। प्लेग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इंसान आपस में लड़ रहे हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जंग जारी थी, लेकिन उनकी सेनाओं को असली दुश्मन से ज्यादा तो प्लेग मार रहा था। इसने हर राज्य को,
हर सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। इस तबाही का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। कुछ ही सालों के अंदर ब्लैक डेथ ने यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। जरा सोच कर देखिए, हर 3 में से 1 इंसान की मौत। गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो गए। शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जिसने इस महामारी में किसी अपने को न खोया हो। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि आज इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। साल 1349 आते आते यूरोप का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। वो शहर जो कभी जिंदगी और व्यापार से गुलजार रहते थे, अब वहां बस एक डरावनी खामोशी थी। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें दफनाने वाला ही कोई नहीं बचा था। जो बचे थे वे या तो खुद बीमार थे या अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे। गुलियानो जैसे आम लोगों की कहानियां ही इस त्रासदी को असल चेहरा देती हैं। सोचिए, एक पूरा गांव जहां आपके सारे पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब मर चुके हों और पूरे गांव में जिंदा बचे हों सिर्फ आप और आपकी पत्नी। ये जो अकेलापन और दुख था ना, ये उस समय की एक आम हकीकत बन चुका था। और देखिए, इस प्लेग ने किसी में भेदभाव नहीं किया। गरीब किसान हो या अमीर व्यापारी, ये सबके लिए बराबर थी। मार्को और एलिसा जैसे बड़े व्यापारी परिवारों ने न सिर्फ अपना सारा कारोबार खो दिया, बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खो दिया। समाज का हर तबका एक ही नाव में सवार था। लेकिन इतने अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ लौ जल रही थी। बहुत से लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की मदद की। 1350 तक तबाही अपने चरम पर थी। फिर 1351 के बाद जब महामारी की लहर थोड़ी शांत हुई, तब जाकर एक नए यूरोप का निर्माण शुरू हुआ। एक ऐसा यूरोप जिसकी नींव पहले से बिल्कुल अलग थी। तो आखिर इस महामारी ने यूरोप पर क्या स्थायी असर छोड़े? पहला, आबादी में भारी कमी आई। दूसरा, मजदूरों की ताकत और उनका मोल बढ़ गया। तीसरा, अंधविश्वास की जगह तर्क और कारण ने लेनी शुरू कर दी। और चौथा, शायद पहली बार लोगों को पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई की अहमियत समझ में आई। और आखिर में ये कहानी है गुलियानो और मार्को एलिसा जैसे उन जिंदा बचे लोगों की, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने का मुश्किल काम किया, बल्कि अपने समाज को भी फिर से बनाया।